जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं संविधान की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज अपन चर्चाओं पर होंगे प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति के साथ। दोस्तों, आज हम चर्चाएं करने वाले हैं कि क्यों कहते हैं भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, क्या होता है राष्ट्रपति, क्यों कहते हैं इसे भारत का प्रथम पुरुष। तो दोस्तों, बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि आज एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक राष्ट्रपति पर। तो पहले कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन चालू होता है कि यदि किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए अनिवार्य योग्यताएं कौन कौन सी। तो पहले पर किस पर चर्चा करने वाले दोस्तों, योग्यताओं पर, यानी कौन कौन सी योग्यताएं होना अनिवार्य होगा भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। बहुत बढ़िया। तो इनमें से जो पहली योग्यता होगी वह होगी कि भारत का नागरिक, याद रखिएगा, भारत का मूल निवासी हो। बहुत बढ़िया प्रश्न। भारत का मूल निवासी हो। यदि किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो पहली शर्त होगी कि वह भारत का मूल निवासी हो। क्या हो? भारत का मूल निवासी हो। इसके बाद अपन सेकेंड योग्यता देखेंगे, यानी दूसरी योग्यता क्या होगी, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। बहुत बढ़िया। दूसरी योग्यता, यदि भारत का किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो सेकेंड जो योग्यता होगी वह कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में अंतिम आयु का कोई निर्धारण नहीं किया गया, बट अगर न्यूनतम आयु की बात करते हैं तो याद रखिएगा दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए अनिवार्य होगा कि कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी योग्यता देखेंगे दोस्तों, पागल, अपराधी या दिवालिया ना हो। बहुत बढ़िया। मतलब क्या ना हो दोस्तों, हमने पहली योग्यता क्या बताई है कि वह भारत का मूल निवासी हो। यदि किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो सर्वप्रथम महत्वपूर्ण जो योग्यता है वह यह है कि भारत का मूल निवासी हो। मूल निवासी से आशय है कि उसका जन्म भारत भूमि में हुआ हो। कहाँ पर हुआ हो? भारत देश के अंदर हुआ हो, तो भी वह व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरी हमने योग्यता बताई है कि कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। यदि किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो दूसरी अनिवार्य योग्यता यह होगी कि वह कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी महत्वपूर्ण योग्यता, वह पागल ना हो, वह अपराधी ना हो और वह दिवालिया घोषित ना किया गया हो, तभी उस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। अब क्वेश्चन है एक आता है यहाँ पर, ये दिवालिया क्या होता है। एक्चुअल में है क्या दोस्तों कि जब अपने उद्योगपति, बिजनेसमैन, व्यापारी भाई भारत सरकार से अरबों खरबों का कर्ज ले लेते हैं और कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं होते, अर्थात कहीं न कहीं उनकी नीयत में खोट आ जाता है, तो अपने वकील के माध्यम से या स्वयं के माध्यम से न्यायाधीश के समक्ष अपने आप को पागल करार करते हैं।
अर्थात न्यायाधीश के समक्ष सिद्ध करना चाहते हैं कि श्रीमान जी, जब आपसे हमने लोन लिया था उस समय हमारा माइंड काम कर रहा था, दिमाग काम कर रहा था, बट लोन लेने के पश्चात कुछ ऐसी स्थितियां बनी, प्रेजेंट बॉडी और अब्सेंट माइंड, अर्थात वह रुपया जो लोन के रूप में, कर्ज के रूप में लिया था, कहाँ बहा दिया, कहाँ जला दिया, किसको दे दिया। अर्थात श्रीमान से अपील है कि अब मेरा दिमाग अस्थायी है, अर्थात दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो एक प्रकार से दिवालिया घोषित कराता है। और जो भी उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी होती है वो सरकारी खजाने में जब्त कर ली जाती है, अर्थात मिला ली जाती है। ये होता है दिवालिया। तो याद रखिएगा दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति पागल है, अपराधी है या दिवालिया घोषित किया गया है तो वह भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अब चौथी महत्वपूर्ण योग्यता देखेंगे दोस्तों, वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। याद रखिएगा दोस्तों, चौथी महत्वपूर्ण योग्यता क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो दोस्तों याद रखिएगा वह लाभ के पद पर कार्यरत न हो, अर्थात किसी सरकारी नौकरी पर कार्य न कर रहा हो। यह चौथी महत्वपूर्ण योग्यता है। इसके बाद देखेंगे पांचवी महत्वपूर्ण योग्यता क्या होगी कि उसे किसी न्यायालय के द्वारा आयोग घोषित न किया गया हो। याद रखिएगा दोस्तों, पांचवी महत्वपूर्ण योग्यता होगी कि यदि किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो वह व्यक्ति किसी न्यायालय के द्वारा आयोग घोषित न किया गया हो। इसके बाद देखेंगे दोस्तों छठवीं महत्वपूर्ण शर्त, वह संसद सदस्य बनने की योग्यता रखता हो परंतु सांसद प्रतिनिधि न हो। बहुत बढ़िया प्रश्न। याद रखिएगा दोस्तों, छठवीं महत्वपूर्ण योग्यता में देखेंगे कि वह संसद सदस्य, याद रखिएगा दोस्तों, संसद सदस्य बनने की योग्यता रखता हो परंतु सांसद प्रतिनिधि न हो। यदि किसी व्यक्ति को, याद रखिएगा, अपने भारत देश का राष्ट्रपति बनना है तो दोस्तों छठवीं महत्वपूर्ण योग्यता यह है कि वह सांसद बनने की योग्यता तो रखता हो बट सांसद प्रतिनिधि ना हो, योग्यतावर होना नहीं चाहिए। सातवीं महत्वपूर्ण योग्यता, उसके पास 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक हों। सांसद या विधायक। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि यदि किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो दोस्तों याद रखिएगा उसके पास, याद रखिएगा उस व्यक्ति के पास 50 प्रस्तावक हों। कितने? 50 प्रस्तावक हों और 50 समर्थक हों। और उनमें कौन चाहिए समर्थक और उसमें आपके प्रस्तावक में सांसद हों या विधायक हों, तभी वह व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकेगा। याद रखिएगा, बन सकेगा। आठवीं महत्वपूर्ण योग्यता,
सामान्य वर्ग के लिए 15,000 रुपये और ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी के लिए 5,000 रुपये एवं SC ST फीमेल के लिए 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। बहुत बढ़िया। याद रखिएगा दोस्तों, हमने क्या बात की, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है तो 8वीं महत्वपूर्ण योग्यता क्या है कि सामान्य यानी जनरल कैटेगरी के लिए कितना रुपया चाहिए, 15,000। कितना चाहिए, 15,000। ओबीसी के लिए यानी पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए कितना, 5,000 रुपये। और SC ST फीमेल यानी फीमेल हो किसी भी कैटेगरी की भी हो, चाहे जनरल की हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे SC की हो, चाहे ST की हो। याद रखिएगा, SC ST और फीमेल इन सभी के लिए 2,500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा। तो दोस्तों क्लियर है कि यदि किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो हमने पहली शर्त क्लियर की है कि वह भारत का मूल निवासी हो। दूसरी शर्त क्लियर की है कि कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी हमने शर्त बताई है कि पागल, अपराधी या दिवालिया ना हो। चौथी शर्त बताई है कि वह किसी लाभ के पद पर अर्थात सरकारी नौकरी पर कार्य न कर रहा हो। पांचवी योग्यता बताई है उसे किसी न्यायालय के द्वारा किसी अपराध हेतु अयोग्य घोषित न किया गया हो। वह संसद सदस्य, याद रखिएगा, संसद सदस्य बनने की योग्यता रखता हो बट सांसद प्रतिनिधि न हो। सातवीं महत्वपूर्ण योग्यता बताई है कि उसके पास 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक हों अर्थात सांसद एंड विधायक। बात करेंगे सामान्य वर्ग के लिए 15,000 रुपये, ओबीसी के लिए 5,000 रुपये, SC ST और महिलाओं के लिए 2,500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क देने में सक्षम हो, तभी दोस्तों याद रखिएगा उसे भारत का राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। बात करेंगे दोस्तों चुनाव। इसकी योग्यता के बाद अपन देखेंगे चुनाव, यानी चुनाव। तो चुनाव कैसे होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष, एकल, संक्रमण, मत, अनुपातिक पद्धति के द्वारा हमने क्या बात की है कि यदि कल क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो दोस्तों याद रखिएगा अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, फिर एक शब्द आया एकल, एक संक्रमण, एक मत अनुपातिक और एक पद्धति। यानी कल प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव होगा अप्रत्यक्ष, एकल,
संक्रमण मत अनुपात पद्धति। अब दोस्तों एकल संक्रमण क्या होता है, याद रखिएगा। एकल संक्रमण क्या होता है, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट। जैसे एक शब्द होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। जैसे मैं आपसे डायरेक्टली बोलूं किसी भाई लोग नमस्कार, तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। अब मैं आपसे नमस्कार बोलना चाहूं और मान लीजिए किसी के माध्यम से, मान लीजिए यूट्यूब के माध्यम से कहता हूं कि भाई लोग गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग, तो इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष। यानी किसी के माध्यम से मैं आपको कहलाऊं कि भाई लोग अगले भाई को मेरा नमस्कार कह देना, तो याद रखिएगा अप्रत्यक्ष। एकल संक्रमण से आशय है दोस्तों, याद रखिएगा कि कुल मतों का एक मत ज्यादा। यानी मान लीजिए कि 100 लोग वोटिंग करते हैं, परसेंटेज किससे निकालते हैं, 100 से, और इसका आधा कितना होगा, 50, और 50 से लगभग 1% ज्यादा, तो 51% मत प्राप्त करने होंगे। कितने, 51% मत प्राप्त करने होंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं, मान लीजिए 3 लोग लड़ते चुनाव, ए बी सी और डी। कितने लोग लड़े, 4 लोग। अब एक को मिले 49 वोट, एक को मिले 33 वोट, एक को मिले 17 वोट और एक को मिला 1 वोट। तो आपकी नजरों में ए जीत गया, यही कहना चाहते ना ब्रदर। लेकिन आप समझिए ब्रदर, अपन को कितना परसेंट चाहिए था, 51%। अभी तो नहीं ना, अभी कितना, ओनली 49%। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, तो जो डी है या जिसके सबसे कम है, तो उसकी जमानत क्या हो जाएगी, जब्त। अब लड़ेंगे 3 लोग, ए बी सी। अब इसको मिले मान लीजिए 50 वोट, इसको मिले मान लीजिए 40 वोट और इसको मिले 10 वोट। तो अब आप सोच रहे होंगे एक फिर जीत गया, नहीं दोस्तों, अपन को 51% मत प्राप्त करना है। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, सी की जमानत जब्त। अब ओनली 2 लोग, तो इसको मिले 60% और इसको मिले 40%। तो इसका मतलब ए विजेता हो गया। आप देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका परसेंटेज किससे, आपके 51% से ज्यादा निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 51% से ज्यादा निकल जाएगा। इसलिए कौन जीता, तो ए जीत जाएगा। तो एकल संक्रमण से आशय होता है कि कुल मतों से 1% ज्यादा मत हासिल करे, उसे कहते एकल संक्रमण मत अनुपातिक पद्धति। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चुनाव में भाग लेंगे, चुनाव में भाग लेंगे। यानी इसमें यहां बताना चाहते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से सदस्य भाग लेंगे। तो याद रखिएगा कौन कौन लोग भाग लेंगे, तो एक तो लेंगे लोकसभा, याद रखिएगा दोस्तों, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली तथा पांडिचेरी, जैसे अपन लोग पुडुचेरी कहते हैं, पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा निर्वाचित सदस्य। हमने क्या बात की है, कल प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा और कौन भाग नहीं लेगा। तो पहले अपन बात करते हैं कौन कौन भाग लेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। अब एक बार शब्द आ रहा है निर्वाचित, याद रखिएगा। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि ये निर्वाचित क्या होता है, तो पहले अपन सुन लें भाग कौन कौन से लेंगे। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली एवं
पांडिचेरी यानी पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब यहाँ पर निर्वाचित बार बार अपन क्यों बोल रहे हैं, ये निर्वाचित का क्या मतलब है दोस्तों, अपन को यहाँ समझना है कि निर्वाचित से क्या आता है, क्यों बोलते हैं अपन निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों याद रखिएगा, जैसे लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, आप देखेंगे लोकसभा में अधिकतम होते हैं 552 सदस्य। कितने होते हैं, 552 सदस्य। और दोस्तों आपको पता है कि 552 में से आपको पता है कि 530 सदस्य 28 राज्यों से आते हैं, 20 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन मनोनीति किए जाते थे। लेकिन 104 नंबर का हाल ही में संशोधन किया गया है दोस्तों 2020 में, और एंग्लो इंडियन पदों को क्या कर दिया गया है, समाप्त किया गया है। वो अलग प्रश्न है, बट आप देखेंगे कि लोकसभा, याद रखिएगा हमने क्या बात की थी कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तो 550 सदस्य पे भाग ले सकते हैं, परंतु जो एंग्लो इंडियन सदस्य थे ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। इस प्रकार से हमने क्या बात की थी कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। फिर हमने बात की थी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों आपको ज्ञात है कि राज्यसभा में अधिकतम कितने होंगे, 250 और 230, याद रखिएगा 238 सदस्य भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। दोस्तों आपको ज्ञात है ना, लेकिन 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा वे मनोनीति किए जाते हैं जो कला, विज्ञान, समाज, साहित्य, खेल, अर्थ के बहुत बड़े क्या होते हैं, ज्ञाता होते हैं। तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तो भाग लेंगे, बट जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। क्लियर है। फिर हमने बात की है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जैसे मैं आपसे बात करूं दोस्तों कि हमने यूपी में बात की कि यूपी में 403 प्लस 1 सदस्य होते हैं, तो 403 सदस्य तो भाग लेंगे, परंतु जो राज्यपाल के द्वारा एक सदस्य मनोनीति किया जाता है वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। फिर हमने दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया है। और दोस्तों दिल्ली एंड पांडिचेरी ये भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली एंड पांडिचेरी, याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली एंड पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार कब दिया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा हमारे भारतीय संविधान में एक 70वें नंबर का क्या हुआ, 70वें नंबर का संशोधन हुआ। और यह संशोधन कब हुआ था दोस्तों, यह संशोधन हुआ था 1992 में। कब हुआ था, 1992 में। और दोस्तों याद रखिएगा इसी संशोधन 70वें संशोधन के द्वारा ही 1992 में दिल्ली एंड पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। कभी कुछ क्वेश्चन आता है कि दिल्ली एंड पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में कब शामिल किया गया। तो दोस्तों 1992 में शामिल किया गया था। किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, तो 70वें नंबर का जो संशोधन हुआ है उसी संशोधन के द्वारा आपके राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली एंड पांडिचेरी जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ के विधानसभाओं को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। क्लियर हुआ, भाग लेने का अधिकार दिया गया था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है चुनाव में भाग नहीं लेंगे, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में अब भाग, पहले हमने बात की थी कि भाग लेंगे, अब बात करने जा रहे हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में आखिर भाग कौन नहीं लेगा। याद रखिएगा दोस्तों, कौन भाग नहीं लेगा। तो याद रखिएगा कौन भाग नहीं लेगा, तो सर्वप्रथम तो अपन करेंगे भारत की जनता। याद रखिएगा दोस्तों, भारत की जनता राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगी। और कौन नहीं लेगा, लोकसभा में याद रखिएगा 2 एंग्लो इंडियन जो होते हैं दोस्तों, कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन सदस्य, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे।
और दोस्तों याद रखिएगा, राज्यसभा में जो 12 मनोनीति सदस्य होते, कितने होते हैं? 12 मनोनीति सदस्य, 12 मनोनीति सदस्य, ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और कौन नहीं लेंगे? विधान परिषद, याद रखिएगा दोस्तों, विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और कौन नहीं लेगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, महान्यायवादी, महान्यायवादी भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। तो कल प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेगा और भाग कौन नहीं लेगा। तो कौन कौन भाग नहीं लेंगे? तो भारत की जनता राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगी। लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। राज्यसभा के 12 मनोनीति सदस्य भी आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। महान्यायवादी, जो याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल, दोस्तों सुना होगा आपने, अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है। महान्यायवादी जो कानून का सबसे बड़ा अधिकारी कहलाता है, वह भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। और दोस्तों राज्य विधानसभाओं, राज्य विधानसभाओं में जो एक राज्यपाल के द्वारा सदस्य मनोनीति किया जाता है, याद रखिएगा एक, वह भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। तो कौन कौन भाग नहीं लेगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में भारत की जनता भाग नहीं लेगी। लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन सदस्य भाग नहीं लेंगे। राज्यसभा के 12 मनोनीति सदस्य भाग नहीं लेंगे। राज्य विधानसभाओं में जो राज्यपाल द्वारा एक सदस्य मनोनीति किया जाता है, वह भी भाग नहीं लेगा। और विधान परिषद के सदस्य भी भाग नहीं लेंगे। और साथ ही महान्यायवादी, जो भारत में सबसे बड़ा कानून का अधिकारी होता है, वह भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। तो दोस्तों कौन कौन भाग लेता है, कौन भाग नहीं लेता, तो आप देख सकते हैं कि ये सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। क्लियर? अगली महत्वपूर्ण आइटम होती है शपथ। याद रखिएगा दोस्तों, क्या आइटम होती है? शपथ। यानी शपथ यानी प्रतिज्ञा। राष्ट्रपति को उसके अपने पद की शपथ कौन दिलाएगा? तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, शपथ दिलाता है। कल प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, वह राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है। याद रखिएगा दोस्तों, यदि कल प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है राष्ट्रपति पद की, तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाता है। एक क्वेश्चन और निकल कर आता है दोस्तों, मान लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उस दौरान सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अनुपस्थित है, या मान लीजिए छुट्टी पर है, या मान लीजिए मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो उसे शपथ कौन दिलाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय में जो 33 अन्य न्यायाधीश है, उनमें से एक वरिष्ठ न्यायाधीश बना दिया जाएगा और उसके माध्यम से राष्ट्रपति को शपथ दिला दी जाएगी। यह भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि क्लास आपको बेहतर समझ में आ रही होगी। लेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आपके राष्ट्रपति के बहुत ही महत्वपूर्ण, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन फैक्ट, जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया। तो चलेंगे दोस्तों,
चलिए दोस्तों, तो शपथ हो गई सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगली हेडिंग बनने वाली है दोस्तों कार्यकाल। याद रखिएगा, कार्यकाल यानी राष्ट्रपति का अपना कार्यकाल क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष का होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। हमने क्या बात की कि दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का अपना कार्यकाल क्या होता है। तो हमने बात की है पद ग्रहण की तारीख से। याद रखिएगा, पद ग्रहण की तारीख से राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष। याद रखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष, लेकिन भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। क्लियर? कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष। यदि कल प्रश्न आता है कि भारत के राष्ट्रपति का अपना कार्यकाल, तो 5 वर्ष। अब कार्यकाल के बाद अपन बात करेंगे दोस्तों वेतन यानी सैलरी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वेतन। यानी आपके राष्ट्रपति की अपनी वेतन क्या होगी? तो याद रखिएगा, 5 लाख रुपए पर मंथ। याद रखिएगा, पर मंथ कितनी? पर मंथ। याद रखिएगा, पर मंथ यानी प्रत्येक माह कितनी मिलेगी? 5 लाख रुपए। यदि आता है कि राष्ट्रपति की अपनी क्या होगी वेतन, तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति की जो अपनी वेतन होगी वह होगी 5 लाख रुपए पर मंथ। यानी एक माह में राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्राप्त होंगे। अर्थात इसकी सैलरी क्या होगी दोस्तों? 5 लाख रुपए। कितनी होगी? 5 लाख रुपए। परंतु दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति की वेतन कर मुक्त होती। कैसी होती है? कर मुक्त होती है। यानी कर मुक्त होती है, अर्थात राष्ट्रपति को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होता। याद रखिएगा, राष्ट्रपति की वेतन कैसी होती है? कर मुक्त। जिस प्रकार से खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों को खेल के दौरान कोई टैक्स नहीं जमा करना होता है, उसी प्रकार से राष्ट्रपति की वेतन भी टैक्स फ्री होती है। अर्थात किसी प्रकार का कोई जीएसटी नहीं देना होता है, कर मुक्त होती है इसकी वेतन। अब बात करेंगे दोस्तों पेंशन की। किसकी बात करेंगे अपन? पेंशन की। तो क्लियर है कि राष्ट्रपति की वेतन कैसी होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति की वेतन होती है कर मुक्त। अब इसके बाद अपन बात करने वाले हैं पेंशन की। किसकी बात करने वाले हैं? पेंशन। यानी क्या राष्ट्रपति को पेंशन भी प्राप्त होती है? तो यस। याद रखिएगा दोस्तों, वेतन का 50% वार्षिक क्या होती है? इसकी पेंशन होती है। अब दोस्तों आप याद रखिएगा, मान लीजिए राष्ट्रपति की वेतन है 5 लाख रुपए पर मंथ है, और एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12। तो याद रखिएगा, 12 गुणे 5 बराबर कितना हो गया? 60 लाख हो गई ना दोस्तों। कितनी हो गई? 60 लाख। और 60 लाख का आधा कितना हुआ? 60 लाख का आधा कितना हुआ दोस्तों? 30 लाख। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति को वर्ष में एक बार पेंशन सुरक्षा की दृष्टि से दी जाती है, लेकिन वेतन यानी 12 पंचे 60
तो इसका 50% निकालोगे तो 30 लाख रुपए वार्षिक पेंशन प्राप्त होती है। किसे? आपके राष्ट्रपति को, यानी भारत के राष्ट्रपति को। और कभी क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे ज्यादा वेतन किसकी होती है, तो दोस्तों याद रखिएगा अमेरिका के राष्ट्रपति की। लेकिन भारत की राष्ट्रपति की वेतन कितनी है, तो 5 लाख रुपए पर मंथ। कितनी? 5 लाख रुपए पर मंथ होती है। क्लियर? अगला, इस्तीफा देगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यानी राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देगा, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा। किसे देगा दोस्तों? उपराष्ट्रपति को। याद रखिएगा कल कब प्रश्न आता है, कल याद रखिएगा प्रश्न आता है कि मान लीजिए यदि राष्ट्रपति स्वतः की इच्छा से या स्वयं की इच्छा से अपना पद छोड़ना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा किसे देगा, तो याद रखिएगा दोस्तों वह अपना इस्तीफा देगा उपराष्ट्रपति को। किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा अपना इस्तीफा। कौन? राष्ट्रपति। जिसे उपराष्ट्रपति आपके लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से संसद में रखवाएगा। याद रखिएगा यदि कोई राष्ट्रपति स्वतः की इच्छा से पद छोड़ना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति उस इस्तीफे को लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से संसद में रखवाता है। कहाँ रखवाता है दोस्तों? संसद में रखवाता है। क्लियर? अगला देखेंगे पद मुक्ति। क्या आगे बनने वाली है? पद मुक्ति। यानी पद मुक्ति कैसे होगी, यानी कैसे पद मुक्त होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से। याद रखिएगा दोस्तों यदि राष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध या देश की जनता के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो दोस्तों याद रखिएगा महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को पद मुक्त किया जाएगा। हमने क्या बात की है कि राष्ट्रपति की पद मुक्ति कैसे होगी, तो हमने क्लियर किया है दोस्तों कि यदि राष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध या देश की जनता के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को क्या किया जाएगा? पद मुक्त किया जाएगा। फिर एक क्वेश्चन बनता है क्या महाभियोग प्रक्रिया से हमारे भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को पद मुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों अभी तक भारतीय संविधान में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से पद मुक्त नहीं किया गया है। दोस्तों यदि कल प्रश्न आता है क्या भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से पद मुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों अभी तक महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी राष्ट्रपति को पद मुक्त नहीं किया गया है। बात करते दोस्तों महाभियोग प्रक्रिया पर। किस पर बात करेंगे? महाभियोग प्रक्रिया पर। क्या होती है महाभियोग प्रक्रिया, थोड़ा उस पर भी 2-4 शब्द क्लियर कर लें कि महाभियोग प्रक्रिया। दोस्तों याद रखिएगा महाभियोग प्रक्रिया को भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से शामिल किया गया है जिसका वर्णन भाग 5 के अनुच्छेद 61 में
किया गया है। तो दोस्तों कभी क्वेश्चन आता है कि महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से किसे पद मुक्त किया जाता है, तो हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से पद मुक्त किया जा सकता है। परंतु अभी तक हमारे भारतीय संविधान में इस प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी राष्ट्रपति को पद मुक्त नहीं किया गया है। और कल प्रश्न आता है कि हमारे भारतीय संविधान में महाभियोग प्रक्रिया को कहाँ के संविधान से शामिल किया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से महाभियोग प्रक्रिया को शामिल किया गया है। और जिसका वर्णन भाग 5 के अनुच्छेद 61 में में किया गया है। और इस प्रक्रिया से राष्ट्रपति को पद मुक्त किया जा सकता है। एक क्वेश्चन बनता है, पुनः एक क्वेश्चन बनता है, महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति के विरुद्ध लाने के लिए संसद के कुल 1/4 सदस्यों की आवश्यकता होती है। हमने क्या बात की दोस्तों कि महाभियोग, यदि किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना है तो याद रखिएगा दोस्तों, महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति के विरुद्ध लाने के लिए संसद के कुल 1/4 सदस्यों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यदि किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लाना है तो दोस्तों याद रखिएगा संसद के कुल 1/4 सदस्यों की आवश्यकता होगी, तभी महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति के विरुद्ध लाई जा सकती है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, महाभियोग प्रक्रिया के दौरान 1/4 सदस्य 14 दिन पहले लिखित रूप में राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। हमने क्या बात की दोस्तों कि यदि किसी राष्ट्रपति पर, याद रखिएगा दोस्तों, यदि किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लाई जानी है तो हमने क्या बात की है कि महाभियोग प्रक्रिया के दौरान संसद के 1/4 सदस्य 14 दिन पहले लिखित रूप में राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। अर्थात संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के कुल सदस्यों का 1/4 सदस्य 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित रूप में सूचित करेंगे कि श्रीमान जी फलाने ढिकाने राष्ट्रपति जी, हम फलाने ढिकाने कारण से आपको पद मुक्त करने जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति के पास कितना टाइम होगा, ओनली 14 दिन का। कितना, 14 दिन का। कि बचाव पक्षी में कितना टाइम होगा, 14 दिन का। याद रखिएगा दोस्तों, यदि महाभियोग के दौरान संसद का कोई एक सदन 2/3 बहुमत 2/3 बहुमत से प्रस्ताव
पारित करता है और दूसरा सदन 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो महाभियोग सिद्ध माना जाएगा। देखिएगा दोस्तों, हमने क्या बात की है कि संसद के 1/4 सदस्य 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित रूप में सूचित करेंगे। क्लियर? अर्थात राष्ट्रपति के पास कितना टाइम होगा? ओनली 14 दिन। कितना? ओनली 14 दिन। परंतु याद रखिएगा, उसी के दौरान महाभियोग के दौरान संसद का कोई एक सदन, 2 सदन होते हैं वही संसद में कुल कितने अंग होते हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। मुख्य अंग कितने होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। अभिन्न अंग कौन होता है? राष्ट्रपति। तो हम क्या बात कर रहे थे कि यदि महाभियोग के दौरान संसद का कोई एक सदन 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करता है और दूसरा सदन 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग सिद्ध माना जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग सिद्ध माना जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यदि किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग सिद्ध होता है तो राष्ट्रपति को तुरंत अपना पद छोड़ना होगा। हमने क्या बात की है कि यदि किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग सिद्ध होता है तो राष्ट्रपति को तुरंत अपना पद छोड़ना होगा। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि जब तक नया राष्ट्रपति पद को क्या स्वीकार नहीं कर लेता, अर्थात नए पद पर बैठ नहीं जाता, तब तक पुराना राष्ट्रपति पद को संभाले रहता है। क्या व्यवस्था की गई? एक बार पुनः सुनेंगे। हमारे भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि जब तक कोई व्यक्ति नया राष्ट्रपति जो बना है अपने राष्ट्रपति पद को स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक उस पद पर, याद रखिएगा दोस्तों, पुराना राष्ट्रपति बना रहेगा। परंतु दोस्तों याद रखिएगा, अगर किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो समय यह नहीं देखा जाएगा, अर्थात तुरंत राष्ट्रपति को पद छोड़ना होगा। क्या करना होगा? पद छोड़ना होगा। तो क्लियर हुआ दोस्तों, हमने क्या बात की है कि यदि किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग सिद्ध होता है तो राष्ट्रपति को तुरंत अपना पद छोड़ना होगा। क्लियर? छोड़ना होगा। एक अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अभी तक भारतीय संविधान में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन आता है, क्या अभी तक भारतीय संविधान में, याद रखिएगा, भारतीय संविधान में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से हटाया गया है? तो दोस्तों अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से नहीं हटाया गया। अर्थात हमारे भारतीय संविधान में दोस्तों याद रखिएगा, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से नहीं हटाया गया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? मिलेंगे अगली क्लास को लेकर राष्ट्रपति की। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।